नेक्स्ट आपका आता है ऊर्जा खनिज। ठीक है, अभी अपनों ने देखा इसके अंदर क्या क्या देखा, एक तो धात्विक देखा, अधात्विक देखा। अगला जो टॉपिक आता है वो आपका आता है ऊर्जा खनिज। देखो ऊर्जा खनिज किसको बोलते हैं? ऊर्जा खनिज के अंतर्गत उन खनिजों को रखा जाता है जो खनिजों की आपूर्ति कर औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका मतलब औद्योगिक जितना भी डेवलपमेंट आपका इंडस्ट्री से डेवलपमेंट जितना भी होता है उसके अंदर उसको ऊर्जा खनिज बोलते हैं ना। इसके अंतर्गत खनिजों में कौन कौन सा आएगा? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जैसे जितनी भी गैसेस वगैरह जितनी होती है प्राकृतिक गैस है ना, इसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को रखा जाता है। सबसे पहले बात की जाए तो कोयला है ना, कोयले के अंदर देखा जाए तो कौन कौन से होते हैं? तो कोयला होता क्या है? कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। देश की कुल ऊर्जा की खपत में 67% योगदान करता है। भारत कोयले के भंडारों में के दृष्टिकोण से 5वां स्थान रखता है ना। ऑल ओवर बात की जाए, पूरे ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भारत कौन सा 5वां स्थान रखता है, जबकि उत्पादन की दृष्टिकोण से 3रे स्थान पे ना। मतलब कितना अपन स्टोर करके रखते थे, स्टोर में कौन सा स्थान है? 5वां। और कितना अपन उत्पाद करते तो उसमें कौन सा 3रा स्थान है। ये चीज भी ध्यान रखना। भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है रानीगंज। पश्चिम बंगाल के अंदर जो रानीगंज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र में देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। कार्बन, वाष्प तथा जल की मात्रा के आधार पर भारतीय कोयले को निम्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं ना। ऑल ओवर अगर बात की जाए तो कोयले कौन कौन से होते हैं उस बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कोयले की 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होता है? एक तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा कोयला अगर बात की जाए, कोयले का सबसे अच्छा रूप वो कौन सा होगा? आपका एंथ्रेसाइट। और सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का कोयला वो कौन सा होगा? आपका पीट, है ना। ध्यान रखना, पीट कोयला कोई और कोयला नहीं है। जो आप लकड़ी वगैरह जलाते हैं ना, लकड़ी जलाने के बाद जो लकड़ी का कोयला बनता है उसी को क्या बोलते हो आप? पीट कोयला बोलते हैं, है ना। सबसे अच्छा आपका एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट कोयले की बात की जाए तो कहाँ भारत में कहाँ मिलता है? तो आपके जो आपका एंथ्रेसाइट कोयला जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? आगे देखते हैं। देखिए ये सबसे उत्तम श्रेणी का ये कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% है। मतलब एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना अच्छा कोयला 80 से 90% तक होती। इसको जलाने पर अधिक ताप तथा कम धुआं प्राप्त होगा। जलाने पर ताप अधिक मिलेगा तथा धुआं कम मिलेगा। साथ साथ में बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयले की बात की जाए तो यह द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होगी? 60 to 80%, 60 से 80% तक इसमें होगी। कहाँ मिलता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलने वाला कोयला है। इसी प्रकार अधिक गहराई कार्बन मतलब अधिक गहराई में मिलता है। कुल मिला के बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लिग्नाइट, ये निम्न कोटि का कोयला है। इसके बुरा कोयला भी कहा जाता है। किसको? लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है बुरा कोयला भी कहा जाता है। कार्बन की मात्रा की बात की जाए तो कितनी होगी? 50 से 40% तक इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। इस कोयले के सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तमिलनाडु के मन्नारगुडी में पाए जाते हैं। मन्नारगुडी में सबसे ज्यादा इसके पाया जाता है। पीट कोयला, पीट कोयला सबसे निष्कर्ष निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 35% होती है। मतलब सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो कौन सा कोयला होता है? पीट कोयला। प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो झारखंड के झरिया है ना, कर्णपुर 29%, उड़ीसा के तलचट में 24% है ना। साथ साथ में छत्तीसगढ़ के कोरबा, बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के मेनारीगंज, मध्य प्रदेश के सिंगरौली और सोहागपुर, आंध्र प्रदेश के सिंगरौली। आंध्र प्रदेश के सिंगरौली में भी यह पाया जाता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के सिंगरौली में भी ये पाया जाता है। साथ साथ में अगर बात की जाए तो थोड़ा और आगे चलें तो किसके बारे में? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? तो पेट्रोलियम टर्शियन युग की अवसादी चट्टानों से पाया जाता है। कहाँ से पाया जाता है? टर्शियन युग की अवसादी चट्टानों से। इसके अंदर क्या क्या मिलता है? तो पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, मिट्टी का तेल आदि सारे मिलके पेट्रोल का निर्माण करता है। मतलब एक मिक्सचर्स होता है जिसके अंदर सारी चीजें मिलती है। भारत में खनिज तेल के उत्पादन हेतु 4 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। कौन कौन से एरिया की बात की जहाँ पे सबसे ज्यादा अपने को तेल मिलता है? तो कौन कौन से एरिया? एक तो ब्रह्मपुत्र घाटी के साथ में गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र एवं पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। मतलब आपका ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, साथ साथ में आपका डिगबोई और आपका गुजरात वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपके पेट्रोलियम सबसे ज्यादा मिलते हैं। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब की थी? 1860 में असम में की गई तथा सबसे पहले तेल का उत्खनन माकाऊ क्षेत्र, कौन सा? माकाऊ, ध्यान रखना, माकाऊ क्षेत्र 1800
1887 तथा डिगबोई में 1889 में किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, मकाऊ क्षेत्र में 1887 तथा डिगबोई में 1889 मतलब 1889 में किया गया। देश में तेल के उत्पादन में अनुसंधान हेतु 1956 में ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का गठन किया। हाल ही में कन्यर एनर्जी ONGC कंपनी के द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले के मंगला, भाग्यम तथा ऐश्वर्य नाम के तेल क्षेत्रों की खोज की गई है। मतलब आपके राजस्थान का जो बाड़मेर है ना, वहाँ पे कुछ नई जगह अपने को मिली है जिसका नाम क्या है, मंगला, भाग्यम तथा ऐश्वर्य। इन जगह को अपने ने नया नाम दिया है। भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र असम के डिगबोई, नहरकटिया व सुरमा घाटी है ना। असम के डिगबोई, नहरकटिया व सुरमा घाटी। गुजरात के अंकलेश्वर है ना, वो खंबात, गुजरात के अंकलेश्वर और खंबात। और पश्चिमी तट पर स्थित बॉम्बे हाई, वही आपका मुंबई जो मुंबई हाई में आपके मिलते हैं। खनिज तेल के रूप में प्राप्त होने वाले कच्चे तेल के परिष्करण हेतु, मतलब कुल मिला के परिष्करण मतलब आप समझ जाओ है ना, परिष्करण हेतु भारत में कई तेल शोधक कारखानों की स्थापना की गई है। भारत में पहली तेल शोधन इकाई 1901 में असम राज्य के डिगबोई में स्थापित की गई थी ना। उसके बाद में जामनगर रिलायंस की सबसे बड़ी गुजरात की निजी क्षेत्र है ना। इसके साथ कोयली IOCL गुजरात, मंगरोल MRPL, कोच्चि BPCL, मथुरा LOCL है ना। उत्तर प्रदेश के नुमालीगढ़ में NRL है ना। असम तातिकाला में ONGC, आंध्र प्रदेश है ना, जिसको आंध्र प्रदेश में आता है। पानीपत में IOCL हरियाणा है ना। नागपट्टनम में CPL तमिलनाडु। गुवाहाटी में IOCL जो असम के अंदर आता। डिगबोई IOCL है ना, वो इसमें एक और है बोंगई गांव जो IOCL असम के अंदर। वादीनार ESSAR है ना, जो गुजरात के अंदर है। गुजरात के चेन्नई की बात करें तो CPCL तमिलनाडु के अंदर आ गया। बीना BPCL है ना, मध्य प्रदेश के अंदर। इसके साथ में मनाली CPCL है ना, जो तमिलनाडु के अंदर है। बेसिकली ये स्टेट के साथ साथ में पर्टिकुलर लोकेशन भी इसके अंदर मेंशन की गई थी। थोड़ा और आगे चलें तो देखिए प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस खनिज तेलों के समृद्ध रूप से मिलती है। समृद्ध मतलब बहुत ज्यादा लार्ज लेवल पे आपको मिलती है। ये तेल भंडार के ऊपर स्थित होती है, मतलब जहां तेल होगा वहां पे ऊपर क्या मिलेगी आपको, ऊपर सबसे फर्स्ट लेयर में आपको क्या मिलेगी, गैसेस मिलेगी। तथा कुल वेदन के समय बाहर निकलती, मतलब जब आप तेल वगैरह निकाल रहे होते तो उस समय बाहर निकलती, जिसका उपयोग तापीय विद्युत के संयंत्रों के उद्योगों में, घरेलू ईंधन तथा उर्वरकों उत्पादन में किया जाता है। देश में प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन ONGC तथा OIL द्वारा एवं इसके प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य गेल द्वारा किया जाता है। मतलब कुल मिला के निकालने का काम कौन करता है, ONGC, तथा इसको अलग अलग जो पार्ट में डिवाइड करता है कौन करता है, गेल करता है, GAL है ना, गेल करता है। प्राकृतिक गैस का अधिकांश संकेंद्रण बॉम्बे हाई तथा बसिन के तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त गुजरात के जगतिया है ना, असम नहर कटिया प्रमुख गैस का उत्पादन, मतलब जहाँ जहाँ भी आपके ऑयल वगैरह निकलेगा वहाँ पे आपको गैस डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑयल है तो ऑयल की फर्स्ट लेयर में क्या मिलेगा आपको, गैसेस ही मिलेगी। जब आप ऑयल बाहर निकालोगे तो गैस बाहर आएगी। और उसमें भी अगर बेसिकली देखा जाएगा तो कौन निकाल, ONGC आपकी ऑयल का गैसेस का काम करती है। ONGC सबसे पहले जहाँ पे भी तेल वगैरह निकल रहा होगा तो वहाँ ONGC पहुंच जाएगी और सारी गैसेस वगैरह को कैप्चर करने का काम करती है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं आणविक खनिज। अब आणविक खनिज क्या होते हैं तो देखो सुनो, ऊर्जा के नए स्रोतों के नाभिकीय ऊर्जा महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आणविक खनिज के बारे में क्या बोल रही है, ऊर्जा के नए स्रोतों में नाभिकीय ऊर्जा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावना है। सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी के अंदर मिलती है। नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाले खनिजों को आणविक खनिज कहा जाता है। आप तो एक चीज ध्यान रखो, जितने भी नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाले खनिज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आणविक खनिज। आणविक खनिज क्या होता है, जितने भी आपके नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आपके क्या कहलाएंगे, वो आणविक खनिज। जैसे सबसे पहले अगर आणविक खनिज में देखा जाए तो कौन सा, यूरेनियम की बात की जाए तो ये क्या है, यह एक प्रमुख आणविक खनिज है जिसके प्रमुख अयस्क पिच ब्लेंड, सामस्क्राइट एवं थोरियानाइट
जो कहाँ मिलता है, झारखंड का जाईगोड़ा क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए सुप्रसिद्ध है। ध्यान रखना है ना, झारखंड का आपका, झारखंड के अंदर जाईगोड़ा जो जगह पर्टिकुलर, वहाँ पे क्या है, यूरेनियम के खदान है। इसके बाद में बेरिलियम, यह आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण के फ्लोरेसेंट ट्यूब बनाने तथा विस्फोट में होता है। इससे सर्वाधिक भंडार केल की बालू मिट्टी में पाए जाते हैं। केल की जो बालू होती है मिट्टी में, उसमें पाया जाता है। इसके बाद का थोरियम, यह केरल की मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। केरल के अंदर जो मोनोजाइट बालू रेत होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। प्रमुख आणविक खनिज, भारत में विश्व में थोरियम उत्पादन में पहला स्थान रखता है। मतलब भारत ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थोरियम उत्पादन कौन करता है, तो ध्यान रखना भारत है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थोरियम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थोरियम कौन प्रोड्यूस करता है, तो कौन करता है, भारत। ये क्वेश्चन ध्यान रखो, ठीक है। चल थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो इसके बाद आ रहा है आपका ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट वही जो पेंसिल के अंदर आप यूज करते हो, है ना। ग्रेफाइट रूपांतरित शेलों में पाया जाता है, जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर को मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर को मतलब स्लो करने के लिए, मशीनरी वगैरह है तो उनको वगैरह स्लो करने के लिए इसका क्या, इसका उपयोग किया जाता है ना, ध्यान रखना। उड़ीसा, तमिलनाडु तथा झारखंड इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। किसके, ग्रेफाइट के। उड़ीसा, तमिलनाडु और झारखंड, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। लोहा एस्के की बात की जाए तो लोहा एस्के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। भंडार की बात की जाए तो कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। तांबे की बात की जाए तो उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। भंडार की बात की जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। चलो थोड़ा कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं ना। पहले लोहे के बारे में देखा तो लोहा उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कौन करता है, तो ध्यान रखना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। भंडार की बात की जाए तो कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है। उसके बाद तांबा उत्पादन में सबसे फर्स्ट में कौन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। और भंडार में कौन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, ठीक है। चलो कोयला उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में सबसे पहले कौन है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। भंडार की बात की जाए तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान रखना। चांदी उत्पादन की बात की जाए तो कर्नाटक, झारखंड। भंडार की बात की जाए चांदी के, कर्नाटक, राजस्थान और बिहार। बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट में भंडार की, है ना। बॉक्साइट में अगर बात की जाए उत्पादन की, तो उत्पादन में उड़ीसा, गुजरात और झारखंड। और भंडार की बात की जाए तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। मैग्नीशियम उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और मैग्नीशियम भंडार में उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। एस्बेस्टोस में उत्पादन में आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और भंडार में राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। रॉक फॉस्फेट में उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। और भंडार की बात की जाए तो झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। चलो थोड़ा और आगे चलते। ग्रेफाइट उत्पादन में तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा। भंडार में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड। जिंक उत्पादन की अगर बात की जाए तो जिंक उत्पादन के अंदर राजस्थान और केरल, ठीक है। और भंडार की बात की जाए जिंक की तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र जस्ट लाइक ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, मतलब पूर्वी जो आपका मध्य ऑल ओवर भारत का मैप देखोगे तो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। अपतटीय क्षेत्र वही होता है ना। और साथ में असम और गुजरात। और भंडार की बात की जाए तो जितना भी ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट है अब भंडार है। कच्चा तेल उत्पादन की बात की जाए तो अपतटीय क्षेत्र राजस्थान और गुजरात। और भंडार की बात की जाए तो अपतटीय क्षेत्र ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट और आपका असम और गुजरात। लिग्नाइट उत्पादन की बात की जाए तो तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। अभ्रक में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। लाइमस्टोन में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जिप्सम में राजस्थान, जम्मू कश्मीर। फायर क्ले में राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, है ना। और फेल्सपार की बात की जाए तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। डोलोमाइट की बात की जाए तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कैडमियम की बात की जाए राजस्थान और केरल। ये मुख्य रूप से आपके उत्पादन। और यहाँ बात करिए अपने ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और भंडार, कौन कौन सा फर्स्ट सेकंड, कौन सा था फर्स्ट और कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। भंडार में कौन कौन सा है और उत्पादन में कौन सा है। बेसिकली अपने ना भारत के सारे खनिज संसाधन में इस वीडियो में अपने क्या देखा, भारत के सारे खनिज संसाधन देखे, ठीक है। अब आगे चलते हैं भारत के ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है आपका क्या आ रहा है, भारत के ऊर्जा संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के ऊर्जा संसाधन।
क्या होता क्या है भारत के ऊर्जा संसाधन? तो ऊर्जा संसाधन होता भारत के आर्थिक विकास तथा जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए एक अनिवार्य संसाधन है। भारत में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा संसाधन को निरंतर बल दिया गया है। अब 1947 में भारत की प्रतिस्थापना विद्युत क्षमता कितनी थी? 1400 मेगावाट, जो 31 जनवरी 2017 को बढ़कर 3,14,642 होगी। मतलब 1947 में अपन 1400 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे थे और 2017 31 जनवरी 2017 को बढ़कर 3,14,642 मेगावाट हो गई, जिसमें तापीय विद्युत ऊर्जा कितनी है? 2,14,684 54 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद जो ऑल ओवर परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो 68.22%, 68.22% ऑल ओवर रहा है। ठीक है, साथ में जल विद्युत की बात की जाए 44,189। ठीक है, इसके बाद में आगे चले नवीनकरणीय ऊर्जा की बात करें, नवीनकरणीय ऊर्जा 50,188। ठीक है, थोड़ा और आगे चले, है ना, तो परमाणु ऊर्जा की बात की जाए, परमाणु ऊर्जा है 5,780 मेगावाट अपना ऑल ओवर अभी तक पैदा करी है, बिजली इतनी पैदा करी है। ठीक है, परंपरागत की बात की जाए, भारत में विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों को दो पार्ट में डिवाइडेड करा, ऑल ओवर अगर हम दो पार्ट में डिवाइडेड करें, कौन कौन से? तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। एक पार्ट है गैर परंपरागत, एक पार्ट है परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा साधनों में ताप विद्युत, जल विद्युत एवं परमाणु ऊर्जा आते हैं ना। परंपरागत के अंदर क्या क्या आएगा आपको? ताप विद्युत, जल विद्युत एवं परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परंपरागत के अंदर क्या क्या आएगा आपका? एक तो ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा। ठीक है, और गैर परंपरागत के अंदर क्या आएगा आपका? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस, ओटेक ऊर्जा आदि इसके अंदर आते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे हो सकता है कि तीन में कोई एक पूछ ले, तीनों दे दे और एक कोई अलग से दे दे, जैसे सौर ऊर्जा डाल दे या फिर आपका जल, इसके अलावा पवन ऊर्जा डाल दे, कौन सा तापीय ऊर्जा है ना, कौन सी क्या है, वो इस टाइप से क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। ताप विद्युत की बात की जाए, है ना, ताप विद्युत की बात, ताप विद्युत ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। इससे बिजली बनाने के लिए कोयले, डीजल एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। किस किस का उपयोग किया जाता है बिजली बनाने के लिए? इसमें कोयले, डीजल एवं प्राकृतिक गैस का। वर्तमान में भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में जो अपन बिजली बना रहे हैं, पीएन का ऐसा बना है, ताप विद्युत से अपन सबसे ज्यादा बिजली बना रहे हैं, विद्युत इससे जनरेट कर रहे हैं। ताप विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना नई दिल्ली के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। देश के शीर्ष 5 विद्युत उत्पादक राज्य कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश। 5 स्टेट है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश, है ना। इसके द्वारा संचालित विभिन्न ताप विद्युत केंद्र स्थित है, मतलब इनके द्वारा और भी बहुत सारे केंद्र स्थित है। अब कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल्स में देख लेते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच, दोहरीघाट, मऊ, मुरादाबाद और साथ साथ में पनकी, गोरखपुर, हरोआंगन, जौहरपुर, कानपुर, मुरादाबाद, ओबरा, परिंछा और डुंडला, ये कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र की बात की जाए तो बल्लाकसाक, भूसलाव, चंद्रपुर, चोला, कोराड़ी, खापर, खेड़ा, नासिक, पारस, पार्लेटाम, उज्जैनी और कुरान। ठीक है, ये कहाँ के? महाराष्ट्र के। जम्मू कश्मीर के अंदर देखें, जम्मू कश्मीर में कालाकोट, छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए कोरबा, झारखंड के अंदर देखें तो बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्णरेखा। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक, सतपुड़ा और सिंगरौली। आंध्र प्रदेश के अंदर भद्राचलम, कोट्टागुद्देम, मानुगुरु और नेल्लोर। हरियाणा के अंदर फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर। पश्चिम बंगाल के अंदर देखें तो वीरभद्र, बुदेल, दुर्गापुर, फरक्का, कोहरीपुर, कालाघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टीटागढ़ और संथाल दी। तमिलनाडु के अंदर बात करें तो उल्लोर, मेट्टूर, नेवेली, तुतीकोरिन। बिहार के अंदर बरौनी, कलबाग। राजस्थान के अंदर अंता, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर, है ना। असम के अंदर बात करें तो बोगाईगांव, चंद्रपुर और कामरूप। दिल्ली के अंदर बात करें तो बदरपुर, इंद्रपुर और राजघाट। उड़ीसा के अंदर बालीमेला और तलचर। पंजाब के अंदर भटिंडा, रूपनगर। तेलंगाना के अंदर रामागुंडम, विजयवाड़ा। मणिपुर के अंदर लोकटक, रंफाल। ये मेन आपके ताप विद्युत संयंत्र जहां जहां पे स्थापित किए गए। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। एनटीपीसी द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अंतर्गत गैस आधारित ताप विद्युत है। गैस आधारित भी कुछ होते हैं, है ना, वो कहाँ कहाँ है तो वो देख लेते हैं। जैसे अंता के अंदर, बारह राजस्थान के अंदर आता है अंता। ठीक है, उसके बाद में औरैया उत्तर प्रदेश के अंदर, दादरी, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश,
है ना। कवास का देखे तो सूरत गुजरात, गांधार भरूच गुजरात के अंदर, कायम मुक्कल अल्लापुरा केरल के अंदर, फरीदाबाद हरियाणा और मेंथाल बिहार, ये मुख्य रूप से आपके ताप विद्युत के अंदर गैस आधारित है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका अल्ट्राटेक विद्युत में, मतलब जहाँ पे अपन इलेक्ट्रिसिटी, बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। अर्थात कुल मिला के अगर देखा जाए, जिसके अंदर अपन कोयले से आधारित जितने भी आपके कोयले से आधारित जितने भी बिजली बनाते हो, तो उसको क्या बोलते हो, अल्ट्रामेक विद्युत परियोजना, है ना। चलो इसके बारे में देखते हैं क्या होती है अल्ट्रामेक विद्युत परियोजना। तो क्या होती है अल्ट्रामेक विद्युत परियोजना? कोयले आधारित वे परियोजना होती है जिनकी क्षमता 4000 मेगावाट या इससे अधिक होती है। मतलब अगर कोयले आधारित वो परियोजना जिसके अंदर अपन 4000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करते हैं, तो वो कौन सी होगी? अल्ट्रामेक विद्युत परियोजना। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को न्यूनतम लागत पर विद्युत उपलब्ध कराना, मतलब बेसिक घरों, फैक्ट्री वगैरह जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कम रुपए में आपको प्रोवाइड किया जाए। इस परियोजना के तहत उच्च स्तरीय ईंधन क्षमता प्राप्त करने के लिए सुपर क्रिटिकल औद्योगिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ईंधन की बचत होगी और ग्रीन हाउस गैसों में कमी आएगी। ग्रीन हाउस गैसें जितनी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मिलती जुलती जितनी भी गैसें हैं, उनमें कमी आएगी, है ना। तो वो अपने क्या ओजोन पे, आपके ओजोन लेयर जो है उसको नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत आयातित कोयलों का प्रयोग करने के लिए तटवर्ती परियोजना भी लाई गई है। तटवर्ती मतलब जो भी समुद्र के आसपास वाली लोकेशंस होती है उसको तटवर्ती बोला जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन से परियोजना व्यय में कमी आएगी। केंद्रीय विद्युत तापकर्णी ने अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के तहत विभिन्न राज्यों के 13 स्थानों की पहचान की। मतलब 13 स्थानों पे क्या करेंगे, ये आपके अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना स्टेब्लिश करेंगे। इसमें से 9 स्थानों पर संयंत्र लगाने की परियोजना, मतलब 13 में से 9 पे क्या संयंत्र लगाएंगे। इसमें 5 संयंत्र तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के आसपास वाले एरिया पे लगाएंगे, तथा 4 आपके कोयले क्षेत्र में, जहाँ पे कोयला क्षेत्र होगा 4 वहां पे लगाएंगे। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, पिट हेड। जहाँ कोयला वाला क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेगा, पिट हेड क्षेत्र या फिर कोयला वाला क्षेत्र। ठीक है, अब कहाँ कहाँ है, तो तटीय परियोजना मतलब वो समुद्र के आसपास जो लगने वाली वो जो 9 स्थान है वो कौन कौन से है ना। तो मुद्रा गुजरात, कौन लगाएगा वहां पे, तो टाटा पावर लिमिटेड लगाएगा। इसके बाद में सेकेंड है कृष्णापट्टनम, कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है, कौन लगाएगा, तो रिलायंस इंडस्ट्री लगाएगी। तादरी कहाँ है, कर्नाटक में है, कौन लगाएगा, तो आपकी रिलायंस लगाएगी। ठीक है, चेय्यूर कौन कहाँ पे है, तमिलनाडु। गिरे कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर देखें पिटहेड परियोजना मतलब कोयले पर आधारित जो परियोजना है वो कहाँ कहाँ लगेगी, तो वो कौन सी, एक तो कि आपकी शासन मध्य प्रदेश रिलायंस वाले लगाएंगे, और एक भेड़ा बहाल उड़ीसा में लगाएगा, सिलैया बांध झारखंड आपकी रिलायंस इंडस्ट्री लगाएगी, और अकरतला जो छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते। अन्य सालसा खमेरिया मतलब अन्य जो एक्स्ट्रा में जो अपन लगाएंगे वो कहाँ लगेगी, आपकी सालसा खमेरिया छत्तीसगढ़ में, मरक्कानामा तमिलनाडु में, इववेली उड़ीसा में, न्यूपल्ली आंध्र प्रदेश में, है ना। ये मुख्य रूप से एक्स्ट्रा में आपकी रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ में देखो भारत में प्रथम निजी मेगा पावर प्लांट उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तन्नार में स्थित है ना। ये आपका प्रथम निजी मेगा पावर प्लांट है ना, खुद का मतलब पर्सनल। ठीक है, चलो तो अभी तक जो अपने देखा इसमें क्या क्या देखा, भारत के खनिज संसाधन देखे, है ना, धात्विक खनिज देखे, ऊर्जा खनिज देखे, भारत के ऊर्जा संसाधन देखे, है ना, अल्ट्रामेक विद्युत परियोजना देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आपका आ रहा है जल विद्युत। ठीक है ना, जो अपन पानी से जो बिजली पैदा करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चलो थोड़ा देखते हैं। तो जल विद्युत परियोजना होती क्या है? जल विद्युत एक नवीनकरणीय पर्यावरण मैत्रीपूर्ण तथा ऊर्जा का सस्ता संसाधन है। भारत के ब्रह्मपुत्र बेसिन में देश का सर्वाधिक जल शक्ति विभव मौजूद है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में सिट्रपोंग दार्जिलिंग में की गई थी, है ना। पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ की गई थी, आपकी दार्जिलिंग में। कब की गई थी, तो 1897 में। ठीक है, आगे चले। दूसरा जल विद्युत गृह 1902 में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था, तो कावेरी के शिव समुद्रम पे लगाया गया था। ठीक है, जैसे कोल्लार के स्वर्ण खदानों की विद्युत, मतलब अगर बात की जाए जैसे सेकंड वाला क्यों लगाया गया था, तो उसके पीछे अगर कोई रीजन था तो वो रीजन क्या था, सोने की जो खदानें थी उनके इलेक्ट्रिसिटी वहां पे लाइट की आवश्यकता थी, तो उस लाइट की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कावेरी नदी पे शिव समुद्र में लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1902 में लगाया गया था। ठीक है, जल विद्युत के विकास हेतु 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम एनएचपीसी है ना, एनएचपीसी जिसको अपन बोलते हैं, की स्थापना की गई थी। देश की शीर्ष जल शक्ति स्थापना वाले राज्य, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं कौन कौन से करते हैं, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा जल विद्युत उत्पादक राज्य क्रमशः हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड है ना, ये ध्यान रखना।
सबसे ज्यादा इस क्षमता वाले कौन कौन से? कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। और जल विद्युत उत्पादक में अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड है। ठीक है, ये बेसिकली जल विद्युत के बारे में था, है ना। अब अलग अलग भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनमें भी बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे अलग अलग जगह बहुत सारे लगे हुए हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते थोड़ा सा, कि कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ क्या क्या है ना, कौन कौन से है, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते। सारे स्टेट का एक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनसे सीधे क्वेश्चन आते हैं ना, तो अपन एक एक स्टेट को उठाते हैं और एक एक स्टेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना। सबसे पहले अपन चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी स्टेट पे कौन कौन सी परियोजना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो सबसे पहले तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पे? तो झेलम नदी पे, वुलर बैराज क्यों, है ना। उसके बाद में सलाला परियोजना चिनाब नदी पे, दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी पे, उरी परियोजना झेलम नदी पे, बघियाल परियोजना चिनाब नदी पे, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पे। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो नाथ्रा चाकरी सतलज नदी पे, रनपुर परियोजना सतलज नदी पे, रेणुका परियोजना गिर नदी पे, यमुना की सहायक है गिर नदी, है ना। चमेरा परियोजना रावी नदी पे। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे, व्यास परियोजना व्यास नदी पे। ठीक है, उसके बाद में अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पे, है ना, भिलांगना के संगम पे, है ना। ये टिहरी परियोजना है जो भिलांगना के संगम पे, ये बात ध्यान रखना। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पे, किशांग बांध परियोजना टोंस नदी पे, यमुना की सहायक है ना। विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना अलकनंदा नदी पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे, गंगा की सहायक है रामगंगा, है ना, ध्यान रखना। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे, सोन की सहायक है ये, है ना। रिहंद नदी जो है सोन की सहायक है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे। इसके बाद में मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पे, नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे, माहेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पे, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे, पेज परियोजना पेज नदी पे, बारगी परियोजना बारगी नदी पे, तवा परियोजना तवा नदी पे। ठीक है, आगे चलते हैं आपकी राजस्थान पे, राणा प्रताप सागर परियोजना, है ना, चंबल नदी पे, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे, जवाई परियोजना जवाहर नदी पे। उड़ीसा में कोसी परियोजना कोसी नदी पे। गुजरात के अंदर बात की जाए तो उकार परियोजना तापी नदी पे, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे। इसके बाद में झारखंड की बात की जाए तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर एवं बराकर नदी पे, दो नदी पे दोनों नदी को मिला के इन्होंने परियोजना बना रखी, दामोदर घाटी परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना की बात की जाए तो स्वर्ण रेखा नदी पे। ठीक है, उड़ीसा की बात की है तो बाली मेला परियोजना सिलेरू नदी पे, हीराकुंड परियोजना महानदी पे। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो निजाम सागर परियोजना मजार नदी पे, गोदावरी की सहायक नदी है ये, है ना। ठीक है, मजार परियोजना मजार मंजरा नदी जो है ये कौन सी है? गोदावरी की सहायक। मंचकुंड परियोजना मंचकुंड नदी पे, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे, श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पे, रामकुंडम परियोजना गोदावरी नदी पे, पेंचपाद नदी पेंचपाद परियोजना गोदावरी नदी में। ठीक है, चलो महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र में कोयना परियोजना कोयना नदी पे, गिरना परियोजना गिरना नदी पे, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे। ठीक है, तमिलनाडु में मेट्टार परियोजना कावेरी नदी पे, पेरियार परियोजना पेरियार नदी पे, पायकारा परियोजना पायकारा नदी पे। असम की बात की जाए तो असम के अंदर कोपली परियोजना कोपली नदी पे, कुल्सी परियोजना कुल्सी नदी पे। नागालैंड की बात की जाए दोन्यांग, है ना, परियोजना दोयांग नदी पे, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है बेसिकली। सिक्किम की बात की जाए रंगीत परियोजना रंगीत नदी पे, तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पे। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक के अंदर काली नदी परियोजना काली नदी पे, शरावती परियोजना शरावती नदी पे, शीर्ष समुद्र परियोजना जो कावेरी नदी पे, भद्रा परियोजना भद्रा नदी पे, घाटी परियोजना घाट प्रभा नदी पे, अलमाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पे, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा एवं पूरा भद्रा नदी के संगम पे। केरल की बात की जाए इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे, सौरीगिरी परियोजना आपकी पंबा नदी पे, परिबम्बकुलम परियोजना जो है 8 छोटी नदियों हमारी परिबम्बकुलम परियोजना बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। छोटी छोटी 8 नदियों जो उनको मिला के एक परियोजना बना रखी है जिसका नाम क्या है परिबम्बकुलम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अवर लोहित परियोजना लोहित नदी पे, जिसको क्या बोलते हैं अपर सियांग परियोजना, है ना। अपर सियांग परियोजना सियांग नदी पे, कामेंग परियोजना कांगोंग नदी पे, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वो ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखना। मणिपुर है लोकटक परियोजना मणिपुर नदी पे, इम्फाल नदी भी बोला जाता है उसका ना। तिवाईमुख परियोजना बराक नदी पे। मिजोरम की बात की जाए धालेश्वरी परियोजना धालेश्वर नदी पे, तुजिरम परियोजना तुजिरम नदी पे, तुराई परियोजना तुराई नदी पे। ठीक है, एक और थोड़ा सा एनएचपीसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और कुछ है वो भी ध्यान रखना। एनएचपीसी ना नेपाल में देवी घाट परियोजना तथा भूटान के करिच्चू परियोजना की
स्थापना की है। NHPC ने हिमाचल प्रदेश में 800 मेगावाट की अपनी पहली कोलदम पन बिजली परियोजना ये चालू करी। कुछ कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन परमाणु ऊर्जा। भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को निरंतर गति प्रदान करने में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वर्तमान में परमाणु विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत, जल विद्युत एवं नवीनकरणीय ऊर्जा स्थानों के चौथा स्थान रखती है। भारत में परमाणु शक्ति के विकास के संदर्भ में डॉक्टर होमी जे भाभा के निर्देश में 1948 में परमाणु विद्युत आयोग की स्थापना की गई। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इसी वर्ष तांबे में परमाणु ऊर्जा संसाधन की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान किया है, BARCC है ना, BARC रखा गया है। वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का 22 रिएक्टर 7 विभिन्न केंद्रों में कार्यरत है, जिनकी परमाणु शक्ति क्षमता 6780 मेगावाट है। उल्लेखनीय है कि 2020 तक देश की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता में 25,000 मेगावाट वृद्धि तक लक्ष्य रखा गया, मतलब 25,000 मेगावाट तक अपन वृद्धि का लक्ष्य रखा है। इसको अपने ने पा भी लिया है ना, ध्यान रखना, इसको अपने इस लक्ष्य को अपने पा भी लिया, इससे बढ़ के अपने ने लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये जो कहाँ कितने परमाणु ऊर्जा कौन कौन से है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं ना। जैसे तारापुर का जो है वो 1969 में अमेरिका के सहयोग से लगा था, है ना। उसके बाद रावतभाटा राजस्थान के अंदर 1972 में कनाडा के सहयोग से लगा था। कलपक्कम तमिलनाडु स्वदेशी तकनीक पे आधारित है ना। ननौरा उत्तर प्रदेश 1989 में गंगा नदी के तट पे, ठीक है। कक्करपारा गुजरात 1993 विद्युत गृह तापी नदी के किनारे। केक्का कर्नाटक में 1999 पश्चिमी तट पर काली नदी के किनारे पे। कुंडलकुलम तमिलनाडु 2002 में रूस की सहायता से लगा था, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाले भारत के अधिकांश रिएक्टर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर PHWR, इसमें मंदक के रूप में गुरुजल हेवी वाटर D2O प्रयोग किया जाता है। गुरुजल के उत्पादन में तो भारत में 8 संयंत्र स्थापित किए गए। कहाँ कौन से मतलब हेवी वाटर जो है वो कहाँ लगाए गए वो देखते हैं। एक है नागल पंजाब में, बड़ोदरा गुजरात में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, कोटा राजस्थान में, तालचर उड़ीसा में, थाल महाराष्ट्र में, हजीरा गुजरात में तथा मानगुर आंध्र प्रदेश में लगाए गए। और भी बहुत सारी परमाणु ऊर्जा से संबंधित और भी संस्थाएं हैं। उन संस्थानों के कहाँ इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा देखना है ना। परमाणु ऊर्जा से संबंधित विभिन्न स्थान कहाँ कौन से है ना। जैसे भाभा परमाणु केंद्र BARCC कहाँ पे, टांबे मुंबई में महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कलपक्कम तमिलनाडु में। उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र CAT इंदौर मध्य प्रदेश में, है ना। परमाणु पदार्थ निर्देशालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में। विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी मुंबई के अंदर। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड मुंबई में। भारत रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर गुलमर्ग में, है ना। हाई अल्टीट्यूड मतलब जो होता है ऊपर, सबसे ऊपर जो अपना अवस्थित है उसको हाई अल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर गुलमर्ग के अंदर, जम्मू कश्मीर के आसपास वाले जगह की बात की जा रही है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये सारे क्या थे अपने परंपरागत। अब भारत के गैर परंपरागत के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते थे। गैर परंपरागत भारत के कौन कौन से हैं।